हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज है हमारी पॉलिटी का लास्ट चैप्टर जो कि है 9th, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समानता के लिए संघर्ष, यानी कि इक्वालिटी के लिए भी हमें क्या करना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। ज्यादातर तो किसको करना पड़ा है? लेडीजों को करना पड़ा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं जिन्हें हम आज फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपने कमर की पेटी बांध कर इस चैप्टर को टैकल करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहले तो देखेंगे किस तरह की चीजें दी गई हैं इस लेसन में, क्या क्या हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि देखो, इस चीज को आप जरूर पढ़ा करो। इससे क्या होता है, आपको लेसन समझने में क्या होती है, थोड़ा फोकस्ड हो जाता है। लेसन पढ़ने में और समझने में आसानी मिलती है। कैसे? इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपत्ति, मिलानी का सपना और लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब कहानियों में जो बात समान है वह है यह है कि उनके साथ क्या हो रहा था, असमानता का व्यवहार किया जाता था। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जब उनके साथ असमानता होती है तो वो क्या कर सकते हैं। इतिहास में इन बातों के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े। अध्याय 1 में क्या पढ़ा आपने? रोजा पार्क्स की कहानी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी। और अध्याय 5 में हमने स्त्री आंदोलन के बारे में पढ़ा। चित्रलेख आपको ध्यान है, इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध लड़ाई की। यानी कि इसमें भी हम असमानता के विरुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से असमानता का विरोध किया लोगों ने। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी के साइड में दिए रहते हैं। मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं, इस पर आपस में विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहते हैं, इनसे भी हमारी क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। चलो देखते हैं आगे। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को क्या करता है, समान दृष्टि से देखता है। जो भारत का संविधान है वो सभी नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें क्या करता है, समान दृष्टि से देखता है। ठीक है, आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म और उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता। देश के हर वयस्क नागरिकों को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, चुनती या बदलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। यानी कि जैसे हमारा वोट है, मान लो हम गरीब हैं, हमारे पास एक वोट है, तो अमीर के पास भी एक वोट है। अगर वो एक वोट से किसी को जिता सकता है तो हम एक वोट से किसी को हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। तो अमीरी और गरीबी का, या लेडीज या पुरुष, यानी कि लड़की और यानी कि पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका वोट समान होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा था और सरकारी अस्पतालों में लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख, अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया था। मैंने हाकिम शेख वाला आपको क्या बताया था, एक मुकदमा बताया था जो जीवन के अधिकार से जोड़ा गया था। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं उसे भी जीवन के अधिकार से जोड़ा गया था, आर्टिकल 21 में दिया गया था। आपने इस चीज को पढ़ा होगा और मैंने इसकी डेट भी बताई थी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। देखो लास्ट का चैप्टर है तो सारी एनसीईआरटी आपको ये एनसीईआरटी ही रिकॉल करवा देगी कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। फिर कह रहा है कि अ, स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया गया था। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च, अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधन की कमी है और इसलिए वह अपनी रुई फसल उगाने के लिए साहूकार से क्या करती है, उधार लेती है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को क्या करना पड़ता है, कम कीमत में बेचना पड़ता है। तो देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाओं को लगातार क्या होती है, मेहनत से दूसरे के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी उन्हें क्या होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि वे संसाधन के अभाव में स्वयं को कोई काम नहीं कर पाती। गरीबी और संसाधन का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ लिया है, वो सारी चीजें हमें रिकॉल हो गई।
अब है सतत विकास लक्ष्य, गरीबी का अंत। तो पहला लक्ष्य ही क्या है सरकार का, गरीबी का अंत करना। तो वो कितने नंबर पे है, तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 पर दिया गया है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको गूगल से सर्च करना है, नहीं कर पा रहे हो तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, मैं टेलीग्राम में उन्हें शेयर कर दूंगी, ठीक है। वैसे आप गूगल से सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर और हमने किसके बारे में पढ़ा था, तो दूसरी ओर अंसारी दंपति के संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी वास्तव में, जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान के लिए महीने भर भटकते रहे, क्योंकि वो क्या थे, नीची कास्ट के थे, इसलिए उन्हें भटकना पड़ा। तो लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान से देने से हिचकिचाते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वो क्या थे, दलित थे। तो आपने इसी पुस्तक में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे समानता के अधिकार किस तरह से मिले, कैसे हमें उनके लिए लड़ना पड़ा, कैसे हमें ये चीजें प्राप्त हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है चीजें। भारत में एक वास्तविकता है कि जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय के हैं, और इनमें से भी विशेषता क्या है, महिलाएं गरीब हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं और 14.2% मुसलमान और 16.6% दलित और 8.6% क्या है, आदिवासी हैं, ठीक है। क्या है, आदिवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो सतत विकास लक्ष्य में नंबर 10 में क्या दिया गया, असमानता को कम करना। तो नंबर 10 में क्या है, असमानता को कम करना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुष के कामों की तुलना में क्या माने जाते हैं, तुच्छ, यानी कि कम माने जाते हैं। ये हमारे घर से ही शुरू होता है, ठीक है। आप में से भी कई बच्चे होंगे, हमारे घर में भी हैं, जो औरतों के काम को क्या मानते हैं, कम मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, यानी कि तुच्छ मानते हैं, इनका कोई काम काम ही नहीं है, ठीक है। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे, या वे महिलाएं थी, धर्म, जाति और लिंग, वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत के लोग असमानता का व्यवहार किया जाता है, यानी कि कानून पारित होने के बाद भी हमारे भारत में इसका यानी कि असमानता का व्यवहार है और इनको माना जाता है, यानी कि धर्म, जाति, लिंग के अनुसार भेदभाव किया जाता है। गरीबी मानवीय गरिमा का क्या हो जाता है, अभाव है। कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी तरह की असमानता क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों की संख्या अधिक है। यह स्थिति गरीबी और सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए क्या है, अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे मिले जुले कारणों से क्या होती है, पैदा होती है। अब समानता के लिए जो संघर्ष है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर हम ही अपने घरों में समानता का व्यवहार करने लगे ना, तो असमानता बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जैसे देखते हैं वैसे ही चीजें स्वीकार करते हैं। अगर हम सुधरेंगे तब देश सुधरेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आज की जो एक बहुत गंदी चीज है वो ये है कि हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, अपने ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि अगर दूसरों के घरों में लड़कियों के साथ, लेडीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो उसे हम देखकर बुरा लगेगा, पर हमारे घर में अगर वही चीज हो रही होगी तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये याद रखना कि अगर हम दूसरों के ऊपर अगर एक उंगली उठाते हैं तो ये जो 3 उंगलियां होती है ना, वो हमारी तरफ मुड़ती हैं, ऐसे 3 उंगली हमारी ओर उठती हैं, ठीक है। तो पहले हमें अपने ओर झांक कर देखना है, फिर दूसरों के ऊपर पॉइंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के तमाम समुदाय, गांव, शहर में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्ष के कारण समान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ अपने समान किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इसलिए लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं, बुलाते हैं। अक्सर समानता के लिए किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेता है, यानी कि अगर किसी ने संघर्ष किया है समानता के लिए तो वो क्या करता है, एक समाज में अपनी पहचान बना लेता है, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जाते हैं जहाँ पर लोग
ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए हैं जो उन्होंने महत्वपूर्ण लगते थे। जैसे कि अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ, कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तवा मत्स्य संघ, यानी कि जो मछलियों का संघ है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण क्या हो जाता है? दूसरा उदाहरण जहां लोगों को अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूह ने अपनी तरह तरह के न्याय के लिए क्या करी? लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने आए जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए क्या किए? सहकारी संगठन बनाए। ठीक है, तो सहकारी संगठन क्या होता है, क्या चीजें हैं, देखेंगे। तो तब पहले पढ़ते हैं तवा मत्स्य संघ। इससे क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तवा मत्स्य संघ क्या होता है? तवा मत्स्य संघ जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि कोई जंगल का क्षेत्र है जो एक अभ्यारण्य बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है? घोषित कर दिया जाता है, और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। किसका? बड़े बांध या अभ्यारण्य का निर्माण किया जाता है, तो हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित यानी कि वहां जो लोग बसे हुए हैं उन्हें वो स्थान छोड़कर जाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित होता है या कोई बांध बनाया जाता है, तो बहुत से लोगों को वहां से विस्थापित यानी कि जगह छोड़कर जाना पड़ता है। पूरे पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी बस्तियां बस्तियां जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर क्या हो जाती है? गंभीर और प्रभावित हो जाती है। यानी कि जब बांध बन रहे हैं, अभ्यारण्य बन रहे हैं, तो लोगों को क्या होता है? वहां से जाना होता है, अपनी जगह जमीन छोड़कर जब वो जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने ही रूम शिफ्ट किया है, 2 दिन 3 दिन पहले रूम शिफ्ट किया है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है वहां से सारा सामान लेकर आना, फिर यहाँ लगाना। तो अभी तक मतलब 4-5 दिन हो गए हैं, फिर भी हमारा सामान अभी अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाया है। बहुत ही प्रॉब्लम होती है। फिर उनसे पूछो जिनसे क्या है, जिन्हें तो उस गांव से ही निकाल दिया गया है, वो कहीं और पूरा घर बनाएंगे, फिर कहीं रह पाएंगे, उनका किस क्या हाल होता होगा। ठीक है, तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। लोग और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में बहुत से क्या है, एक मिनट, देश में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो क्या कर रहे हैं, जो विस्थापितों के हक के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि जो विस्थापितों की चीजें चल रही हैं, यानी कि लोगों को यहाँ से विस्थापित करना, उनके के लिए क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। इस अध्याय में तवा मत्स्य संघ है, यानी कि हम इस अध्याय में तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है? मछुआरों की एक सहकारी समिति का संघ है। किसका संघ है? तो जो तवा मत्स्य संघ है वो मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है, और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ठीक है, जो तवा मत्स्य संघ है किसके लिए लड़ रहा है? तो जिसे सतपुड़ा के जंगलों से लोगों को विस्थापित किया गया है, उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से, कहाँ से? छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, कौन सी नदी? तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कहाँ से निकली है? तो छिंदवाड़ा जिले की, कहाँ से? छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकली है। कौन सी? हमारी तवा नदी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तवा नदी कहाँ से निकली है? तो वो महादेव पहाड़ी से निकली है। किस जिले की? तो छिंदवाड़ा जिले से। और ये नर्मदा से कहाँ मिलती है? तो होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए कहाँ? बैतूल होती हुई आती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तवा पर एक बांध का निर्माण कब हुआ था? 1958 में, यानी कि 1958 में तवा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया गया था, जो पूरा कब हुआ था? यानी कि शुरुआत हुआ था 1958 में। स्टार्टिंग कब हुई थी? तो स्टार्टिंग 1958 में हुई थी। और बना कब हुआ, पूरा बन के तैयार कब हुआ था? तो 1978 में ये इसका काम पूरा हो गया था। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही
बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे, यानी कि इन सब काम करने के बाद भी वे क्या कर रहे थे, बहुत थोड़ा सा काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो लोग? तो आसपास रहकर वे थोड़ी सी खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे, यानी कि मछली पकड़ने का भी व्यवसाय कर रहे थे। इतना सब करने के बाद भी उनकी कमाई क्या होती थी, बहुत ही थोड़ी होती थी, जिससे उनके घर के खर्चे नहीं चल पा रहे थे। फिर 1994 में, यानी कि 1994 में क्या होता है, तवा बांध के क्षेत्र में तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम किसे दे दिया? निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। ठीक है, इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को बुलाकर काम कर रहे थे, यानी कि जो लोग यहाँ पर मछली पकड़ रहे थे, अब उन्हें मछली पकड़ने का हक छीन लिया गया था, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था, बल्कि दूसरे जो सस्ते रेट पर आ रहे थे, कम पैसों पर मछली पकड़ने के लिए आ रहे थे, उन्हें लगा दिया गया। तो उनकी क्या हुई, यानी कि ऑलरेडी पहले से उनका जो काम पैसे कमाने की कमाना था, वो ऑलरेडी कम था। खेती करने के बावजूद, मछली पकड़ने के बावजूद भी घर के खर्चे नहीं चल रहे थे। अब क्या हुआ, अब मछली पकड़ना भी बंद हो गया, तो उनका क्या हाल होगा? तो ये सारी चीजें हैं, तो वो ये सारी चीजें कर रहे थे। फिर ठेकेदार ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देनी भी आरंभ कर दी, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। लोग वहां से नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहां से उनका जीवन यापन हो रहा था। तो ठेकेदार ने उनसे कहा, अपने गुंडे बुलवा के उन्हें धमकियां देना प्रारंभ कर दिया। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि हम अपने अधिकारों की क्या करेंगे, रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह उन्होंने क्या किया, एक तवा मत्स्य संघ नामक संगठन बनाया और नवगठित तवा मत्स्य संघ, इसको शॉर्ट में कहते हैं टीएमएस। इस चीज का ध्यान रखेंगे, टीएमएस से भी पूछ सकता है कि टीएमएस क्या है, आप एग्जाम हॉल में भूल जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। तवा मत्स्य संघ यानी कि टीएमएस ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया और उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की क्या की, समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। यानी कि पहले सरकार क्या करती है, सरकार जो भी हमने ऑब्जेक्शन उठाए हैं उनकी जांच करती है, और उस जांच के लिए क्या करती है, वो उस जांच के लिए वो एक समिति का गठन करती है। ठीक है, समिति ने गांव वाले के जीवनयापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की, यानी कि उन्हें अधिकार देने की अनुशंसा की। और फिर 1996, कब की बात है, 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय में तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को हुई दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि मछली पकड़ने का अधिकार वहाँ के लोगों को कब दिया मध्य प्रदेश सरकार ने? तो 1996 में दिया गया। तो इस डेट को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें कई डेटें दी गई हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं फिर से आपको डेट रिकॉल करवा दूंगी। फिर 2 महीने बाद सरकार ने तपा मत्स्य संघ को बांध मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का क्या कर दिया, पट्टा कर दिया। पट्टा या लीज, दोनों में से कुछ शब्द आ सकता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, तो 5 वर्ष का पट्टा कर दिया या लीज देना स्वीकार किया। 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों ने नया साल सही अर्थों में मनाया था। ठीक है, तो आपके डेट से क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे वो मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है। सबसे पहला बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1958 यानी कि 1958 में हुआ था। बनकर कब तैयार हो गया था? 1978 में तैयार हो गया था। फिर जो निजी ठेकेदारों ने इस बांध का जो ठेका ले लिया था, वो कब लिया था? तो 1994 में निजी ठेकेदारों के हाथ में आ गया था बांध का ठेका। फिर क्या था, फिर 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो मछली पकड़ने का अधिकार है वो किसे सौंप दिया? वो वहां के गांव के लोगों को सौंपा। कब? 1996 में। फिर जो नया साल मनाया 33 गांव में मनाया गया नया साल, वो कब मनाया गया? तो 2 जनवरी 1900 यानी कि 1997 को वहां के लोगों को ने नया साल मनाया। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कहाँ कौन सी चीजें लिखनी है और कौन सी चीजें पूछी गई हैं, गलत करके नहीं आना है कि आपने पढ़ा सब कुछ है पर वहां जाके गुड़ गोबर करके आ गए। गुड़ गोबर मतलब किसी का आंसर कहीं पे लगाया है, कहीं की चीजें कहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं करना है।
तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं और आगे बढ़ेंगे। मैं देख रही थी ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानने का हक, तो ये एक वो है स्टोरी, आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्तियां क्या थी? तो जो रचनात्मक अभिव्यक्तियां थी असमानता के विरुद्ध, तो लोग क्या कर रहे थे, लोग किस तरह से असमानता का विरोध कर रहे थे? तो वो कैसे कर रहे थे, वो अपनी आवाज असमानता के विरुद्ध अपनी कलम की ताकत पर, अपनी आवाज, अन्य कलाओं से जैसे नृत्य संगीत के माध्यम से चीजों को व्यक्त कर रहे थे। लेखक, गायक, नृत्यक, कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं और गीत कहानियों ने न सिर्फ हमें प्रेरित किया, बल्कि समानता में हमें विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें उस दिशा में चलना भी सिखाती हैं। तो असमानता के लिए ये चीजें भी हो रही थी। भारत का संविधान एक जीता हुआ क्या है, दस्तावेज है। क्या है, जानेंगे। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, वह मनुष्य की समता का ही होता है। यह आप जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। अब समता क्या होता है और समानता क्या होता है? ठीक है, समता आपने सीडीपी में पढ़ा होगा। मान लो एक ये बच्चा है, ठीक है, ठीक है, ये बच्चा है और एक ये बच्चा है, ठीक है, दोनों बच्चे हैं। अब यहाँ पे एक फ्रूट है, यहाँ पे एक फ्रूट है, तो ये बच्चा तो आसानी से तोड़ लेगा क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट क्या कम है, तो ये नहीं तोड़ पाएगा। तो समता का मतलब क्या होता है कि दोनों को बराबरी पे लाना। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके नीचे क्या कर दो, इसके नीचे एक बॉक्स रख दो, उस पर इस बच्चे को खड़े कर दो जिससे कि ये समान हो जाए। ठीक है, तो इसे समता कहते हैं। अगर नहीं समझे हो तो मैं बता दूं, जिसके पास जिस चीज की कमी है वो चीज उसे प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर समान रहे। ठीक है, ये होता है समता। आगे बढ़ते हैं। तवा मतसंघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत से लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच क्या करता है, अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में लोकतंत्र में कई व्यक्ति समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा क्या है, बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल लोकतंत्र के केंद्र में है। जो समता है, समता का मूल कहाँ है, लोकतंत्र में केंद्र में पाया जाता है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए क्या होता है, चुनौती पैदा करता है। जैसे कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण। ठीक है, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों, मीडिया पर व्यवसाय घरानों का बढ़ता दबाव, नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना, कपास के किसानों को बेहद कम आय होना, ये सब लोग के लिए क्या हो जाती हैं, चुनौतियां हो जाती हैं कि यहाँ पर अभी इक्वलिटी नहीं आई है, यहाँ पे समानता नहीं आई है। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये देश के सामाजिक और आर्थिक समानता के से मुद्दे जुड़े हुए हैं, यानी कि ये आर्थिक और सामाजिक समानता से जुड़े मुद्दे होते हैं जो लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी पारिवारिक सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, उनके साथ क्या हो, कोई भेदभाव नहीं किया गया हो। तो लोकतंत्र के लिए समता और उसके संघर्ष क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण तत्व हो जाते हैं। क्या, समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाते हैं, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको एक बार ये बॉक्स पढ़ा देती हूँ, क्या पता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए, बट मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी क्या हो, इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से जलाशय बन जाते हैं और जैसे जैसे उनमें पानी भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें क्या होता है, डूब जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवारें क्या होती हैं, ऊंची होती हैं और उसे रोका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। उस यह फोटो उत्तराखंड टिहरी बांध के बनने में डूब गया था। तो उत्तराखंड में कौन सा बांध है, टिहरी बांध है, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
डूबे डूब में आए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव जिनमें से पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए थे। लगभग 1 लाख लोग यहाँ से विस्थापित किए गए थे। ठीक है, तो टिहरी बांध कहाँ पर है आपका, तो वो उत्तराखंड में है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी ये चैप्टर पढ़ लिया है और ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश हो जाता है। और आपकी आज पॉलिटी की क्लास यानी कि 7th क्लास की पॉलिटी आपकी फिनिश हो गई है। और उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको बहुत अच्छी से पढ़ाई हैं और अच्छे से समझाई हैं। बस आपको क्या करना है कि जो सतत विकास वाली चीज़ें हैं, जो सतत विकास दिए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनको गूगल पर सर्च कर लेना है, उनको लर्न कर लेना है। ठीक है, और जो मैंने एनसीईआरटी में बताए हैं वो सारे उसी में मिल जाएंगे आपको एक साथ। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना। अब हम 8th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे कल से, और जल्द से जल्द एनसीईआरटी 8th क्लास की फिनिश कर देंगे। डेली आपको 3 क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और मन लगाकर पढ़िएगा। 3 क्लासेस तो मिलने वाली ही हैं, क्या पता आपको और ज़्यादा भी क्लासेस मिल जाएं, जिससे आपका जल्द से जल्द सिलेबस फिनिश हो जाए और आप रिवीजन कर सको। फिर मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, उनको हाईलाइट, उन पॉइंट को आप एग्जाम टाइम में क्या करोगे, रिवीजन करके चले जाना। वहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हूँ। अगर आई हैं तो आपको क्या करना है पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।